वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरू ज्योमेट्रिक्स। एंड आज ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने देखा था ओवरव्यू ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें हमने बेसिक इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन ही लिया था। और आज हम देखेंगे सेकंड क्लास में इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग, जिसके अंदर हम 3 यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और सेकंड यूनिट में देखेंगे इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर टर्म्स होती हैं जैसे रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया एंड ट्रांसमिशन हो गया और ट्रांसमिशन एंड फोर्थ हो जाएगा हमारे पास स्कैटरिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आते हैं रिमोट सेंसिंग के। एंड थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर 4 चीज़ों का पढ़ेंगे हम। पहला है वेजिटेशन का पढ़ेंगे, और दूसरा हम सॉइल का पढ़ेंगे, वाटर का पढ़ेंगे, सॉइल और वाटर का पढ़ेंगे, एंड मिनरल्स एंड रॉक्स। तो हम इन 4 का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पढ़ेंगे। एंड ये हमारे गेट ज्योमेट्रिक्स के सिलेबस में भी है। तो हम जो भी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो गेट ज्योमेट्रिक्स के सिलेबस के बेस पर ही कर रहे हैं। तो आज हम पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसके अंदर हमारे पास जो सब यूनिट्स होंगे, हमारे पास होगा रिमोट सेंसिंग क्या होता है। दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जैसे वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड होता है एंड फ्रिक्वेंसी होती है। ये 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। और मॉडल्स हैं हमारे पास, वेन्स मॉडल्स है एंड जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मॉडल्स हैं वो हम इसमें देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एंड स्पेक्ट्रम देखेंगे, कौन सी वेवलेंथ, किस रेंज की वेवलेंथ तक हमारे पास कौन सी रेडिएशन कहलाती है। हमारे पास लॉज है थर्ड यूनिट में, तब सब यूनिट में देखेंगे लॉज। हमारे पास प्लैंक्स रेडिएशन लॉज, वेन्स, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉज, किरचॉफ लॉज। तो ये हम इस यूनिट्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मैंने पहले भी बता रखा है ओवरव्यू में, पहले ही क्लास में, कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं विदाउट फिजिकली और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आकर। मीन्स ये एक साइंस और टेक्निक है ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ विदाउट फिजिकली कमिंग इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैम। तो ये हमारे पास होता कैसे, ये हमारे पास होता है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे रेडिएशन निकलती हैं, और जो रेडिएशन कैप्चर होती हैं वो हमारे पास सेंसर कहलाता है। तो इसको हम ओवरऑल रिमोट सेंसिंग प्रोसेस कहते हैं। और जो सेंसर जिस पे हमारे पास माउंटेड होता है, जिस पे हम लगाते हैं, उसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। प्लेटफॉर्म जो हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, एरोप्लेन भी हो सकता है, सैटेलाइट्स भी हो सकता है। तो बेसिकली हम जो रेडिएशन निकलती हैं हमारे पास, उनको कैप्चर करके सेंसर के द्वारा, उसको हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो हम जो रिलेट करते हैं वो हम जो विजुअली अपनी आइज़ से देखते हैं वो एक तरीके का रिमोट सेंसिंग ही है, क्योंकि हमारी आइज़ जो है वो सेंस करती हैं जो रेडिएशन निकल रही हैं ऑब्जेक्ट से, उनको हमारी आइज़ सेंस करती हैं, और वो हमारे पास जो माइंड होता है ब्रेन में, उनको सेंड करती हैं। फिर वो स्टोर करता है, प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद हमारे पास जो माइंड होता है वो ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट करके दे देता है। तो एक तरीके का ये एक रिमोट सेंसिंग ही है। लेकिन हमारे पास रिमोट सेंसिंग डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हमारी आइज जो है वो विजुअल स्पेक्ट्रम में ही, जो है विजुअल रेंज में ही रेडिएशंस को कैप्चर कर सकती हैं। लेकिन रिमोट सेंसिंग वो है जो अलग अलग सेंसर जो अलग अलग रेंज ऑफ वेवलेंथ का सेंस करती हैं, वेवलेंथ्स को, जो हमारी आइज को भी सेंस नहीं कर पाती हैं, जो देख नहीं पाती हैं। तो रिमोट सेंसर क्या है? रिमोट सेंसर इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्टेड और एमिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, अ व्हीकल सच एज एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट विच कैरीज द सेंसर इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म। तो ये मैंने बताया आपको कि जो डिवाइस सेंस करता है रेडिएशंस को, जो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं या फिर एमिशन होता है, उनको जो कैप्चर करता है उस डिवाइस को हम कहते हैं सेंसर, और जिसके ऊपर ये माउंटेड रहता है उसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो वो सैटेलाइट हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है। तो हमारे पास रिमोट सेंसिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक ये है ली सैंड एंड कीफर की एक डेफिनेशन दे रखी है कि द रिमोट सेंसिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट
एरिया और फेनोमेनन थ्रू द एनालिसिस ऑफ डेटा एक्वायर्ड बाय अ डिवाइस दैट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट, मीन्स फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है विद द ऑब्जेक्ट, एरिया और फेनोमेनन अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो ओवरऑल एक ही डेफिनेशन है रिमोट सेंसिंग की कि कोई भी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन गैदर करना विदाउट कमिंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो हमारे पास ये रिमोट सेंसिंग सिस्टम है, इसमें हम देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास सन है, सन से हमारे पास रेडिएशन जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो हमारे पास नीचे अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ट्री है, हाउस है, वो ट्री होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई हाउस होगा, तो उसके ऊपर ये फॉल होती हैं। सन से रेडिएशन निकली ए से, बी हमारे पास एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रेवल किया रेडिएशन ने, सी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरी और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, फिर से वो एटमॉस्फेयर के थ्रू पास होंगी और वो हमारे पास ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर, वो हमारे पास उसके बाद वो कोडिंग के थ्रू हमारे पास मैसेज भेजता है नीचे, और फिर उसके बाद हमारे पास उसकी प्रोसेसिंग होती है और हमारे पास इमेज बन जाती है। तो ये एक सिस्टम है रिमोट सेंसिंग का। इसका एक एक टर्म्स हम देख लेते हैं आगे क्या है। तो जैसे ए जो था हमारे पास वो था सन, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। मीन्स मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि रिमोट सेंसिंग दो तरीके का होता है, एक पैसिव रिमोट सेंसिंग, एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग। अगर हमारे पास खुद से हम एनर्जी सोर्स नहीं दे रहे हैं तो वो पैसिव है, मीन्स सन यहाँ पर हमारे पास एनर्जी सोर्स है, तो वो हमारे पास पैसिव रिमोट सेंसिंग का एक एग्जांपल है। अगर हम खुद के ओन एनर्जी सोर्स देते हैं तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग होगा, जिसका एग्जांपल रडार होता है। तो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर रिमोट सेंसिंग इज एनर्जी सोर्स। जब तक एनर्जी सोर्स मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं कोई देगा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी ना फिर एमिट होंगी, तो सेंसर डिटेक्ट ही नहीं करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास एनर्जी सोर्स है, और यहाँ पर हमारे पास एनर्जी सोर्स जो है वो है सन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अर्थ को प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे पास ये इट में भी आइदर नेचुरली जैसे सोलर रेडिएशन होता है, और आर्टिफिशियली जो रडार एग्जांपल है एक्टिव रिमोट सेंसिंग का। और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है वो सन्स रेडिएशन होता है। तो हमारे पास पैसिव रिमोट सेंसिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमारे पास जो बी था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सन के थ्रू अर्थ तक पहुंच रही हैं, वो एटमॉस्फेयर के थ्रू पहुंच रही हैं, मीन्स एटमॉस्फेयर को उनको क्रॉस करना पड़ रहा है, उससे ट्रेवल कर रही हैं रेडिएशन जो है। तो व्हेन एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स सोर्स टू द अर्थ सरफेस, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ एटमॉस्फेयर वेयर इट इंटरेक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे हमारे पास एरोसोल्स प्रेजेंस होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, गैसेज होती हैं, तो वो उसके थ्रू ट्रेवल करता है। अब जब एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करती है तो उसके अंदर बहुत सारे फेनोमेनन होते हैं, जैसे स्कैटरिंग हो जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाती है, तो एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इंट्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर के साथ। द एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो जब एटमॉस्फेयर से क्रॉस करके अर्थ सरफेस पे पहुंचती है तो अर्थ सरफेस से जो है रिफ्लेक्ट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है अर्थ सरफेस से, वो फिर से एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करती है, फिर से ये सारे फेनोमेनन होते हैं, और फिर जो एनर्जी बची हुई होती है वो हमारे पास रिमोट सेंसर के पास पहुंचती है। तो ये हमारे पास एटमॉस्फेयर जो एक मीडियम है जिसमें से कुछ रेंज ऑफ वेवलेंथ ज़्यादा ट्रैवल करती हैं और कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। लेकिन एक फेनोमेनन बता रहा हूँ कि कैसे एक रिमोट सेंसिंग सिस्टम काम करता है। तो जो रिफ्लेक्टेड बैक होकर सेंसर तक पहुँची, वो हमारे पास जो सेंसर लगा हुआ है सैटेलाइट पर, वो हमारे पास उनको कैप्चर करता है। फिर इसमें हमारे पास सी पॉइंट था, सी में हमारे पास क्या है, यहाँ पर सी हमारे पास एक अर्थ सरफेस के जो हो रहा है इंट्रैक्शन उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो है। तो जब एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रैवल करके अर्थ सरफेस तक पहुँचती हैं तो वो हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होती हैं दोबारा, और फिर वहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट से जो है रेडिएशन ऑलरेडी एमिट भी हो रही होती हैं। तो एनर्जी रीचिंग द अर्थ सरफेस थ्रू द एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट्स विद द अर्थ सरफेस फीचर्स, द इंट्रैक्शन एंड इट्स आउटकम डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीचर्स एंड द एनर्जी। तो जो वेवलेंथ की रेंज वेवलेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्जेक्ट तक पहुँची, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के उस पर डिपेंड करेंगी कि कुछ तो हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ ट्रांसमिट होती हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के फीचर पर, कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करती हैं।
और फिर उससे जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है वो हमारे पास सेंसर सेंस करता है, उसको डिटेक्ट करता है और फिर उसके बाद हमारे पास कोडिंग के थ्रू प्लेटफॉर्म उधर भेज देता है और वो हमारे पास फिर इमेज क्रिएट करते हैं डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू। और फिर हमारे पास फोर्थ था हमारे पास डी, रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर आफ्टर इंटरेक्टिंग विद अर्थ सरफेस फीचर्स द रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड एनर्जी। तो दो चीज़, एक तो रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ से एनर्जी सोर्स है वापस रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ टेम्परेचर पे अपने ऑलरेडी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये एमिट करता है। तो दो चीज़ें, एक तो जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है और जो एमिट हो रही है, इन दोनों को, ये जो दोनों रेडिएशन वो हमारे पास सेंसर के थ्रू पहुंचती है, सेंसर तक पहुंचती है, तो उसी को रिकॉर्ड करता है जो सेंसर होता है। तो रिफ्लेक्टेड भी और जो एमिटेड एनर्जी भी है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं ई जो है वो हमारे पास ट्रांसमिशन होता है, रिसेप्शन होता है और हमारे पास प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉर्डेड सिग्नल। ई क्या है हमारे पास यहाँ पर, जो सैटेलाइट के थ्रू इस डेटा सेंटर तक भेजा जा रहा है सैटेलाइट से। सो द एनर्जी रिकॉर्डेड बाय द सेंसर इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, सिग्नल के फॉर्म में भेजता है टू रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग द स्टेशन टू द अर्थ। द सिग्नल आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड आर प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एन इमेज। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजा जाता है जो कि प्रोसेस किया जाता है और एक इमेज क्रिएट की जाती है। और फिर उसके बाद वो जो इमेज क्रिएट हुई, जो प्रोसेस्ड इमेज है, इज इंटरप्रेटेड एंड एनालाइज टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास एक टोटल रिमोट सेंसिंग सिस्टम हो गया। अब हमारे पास रिमोट सेंसिंग के जो है एडवांटेज और लिमिटेशंस देख लेते हैं। एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, लिमिटेशंस भी हैं इसकी काफ़ी सारे, तो वो हम देखते हैं। देखो इसके एडवांटेजेस हैं, एक तो ये हमारे पास सिनॉप्टिक व्यू देता है, मीन्स लार्ज एरिया कवर करता है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है डाटा कलेक्शन के लिए। उसके बाद हमारे पास इट कैन प्रोवाइड डेटा इन वेवलेंथ बियॉन्ड द सेंसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई। जैसे ह्यूमन आई जो हमारे पास सिर्फ विजुअल लाइट्स को हमारे पास कैप्चर करता है, लेकिन सेंसर जो होते हैं रिमोट सेंसिंग के, वो हमारे पास इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, रडार, इनको भी कैप्चर करता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। उसके बाद इनएक्सेसिबल एरियाज़ के लिए फ़ायदेमंद है। और फिर उसके बाद उसके पास बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे हिस्टोरिकल डेटा सेट्स, मीन्स कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो बहुत एक ही पॉइंट पे 2 बार ट्रैवल करती हैं, मीन्स उनका 12 घंटे होता है, तो उसमें क्या चेंज हुआ टाइम के साथ, वो चीज़ भी हमारे पास देख सकते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू। अब एडवांटेज तो हैं काफ़ी सारे, बट लिमिटेशंस भी हैं इसकी। लिमिटेशंस क्या है कि ऐसा नहीं है कि सारे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ रेंज होती है, तो वो सारी क्लाउड के थ्रू पास नहीं कर पाती हैं। जो पास करती हैं कुछ रेंज होता है वेवलेंथ्स का, जो एटमॉस्फेयर के थ्रू ही ट्रेवल कर पाती हैं, पास कर पाती हैं, जिसको हम एटमॉस्फेरिक विंडो भी कहते हैं। तो वो चीज़ हम आगे भी देखेंगे एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होता है। लेकिन इसमें हमारे पास एक तो ये लिमिटेशन है कि सारी जो वेवलेंथ्स होती हैं वो क्लाउड के थ्रू ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। और दूसरा हमारे पास जो रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट जो होता है वो टाइम के साथ जो है वो ख़राब भी, थोड़ा डिस्टॉर्ट भी होता रहता है। तो जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं रिमोट सेंसिंग में, तो फिर वो जो डेटा कलेक्शन में होता है उसमें एरर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं उसकी। अब हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें देखनी चाहिए, जैसे ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स क्या होता है हमारे पास, विच इन्वॉल्व द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट्स। तो जो भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जो लाइट के बारे में पढ़ते हैं उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं, उसकी बिहेवियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर हमारे पास एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स इज द साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लाइट और द टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट। तो जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज होता है, एयरक्राफ्ट भी यूज करते हैं, हेलीकॉप्टर भी यूज करते हैं, सैटेलाइट, तो उसके लिए भी एरोनॉटिक्स यूज करते हैं, वो मतलब उसकी स्टडी को एरोनॉटिक्स कहते हैं। फिर स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन intensity as a function of wavelength and is often used to describe experimental spectroscopic method। तो वेवलेंथ के फंक्शन को भी, मीन्स जो रेडिएशन निकल रही है उसकी मेजरमेंट को स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। इसके बाद हमारे पास मेजर माइलस्टोन्स हैं जो रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री में हुए हैं। तो सबसे पहले इंफ्रारेड डिस्कवर हुई 1800 ईयर्स में। फिर हमारे पास हैं तो बहुत सारे, आप टेबल में देख सकते हो मेन नोट्स में। उसके बाद जो मेन है वो हमारे पास
इसमें एक तो नीचे ये है बिगनिंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फोटोग्राफी 1839 एंड नीचे हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ नॉन विजुअल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। उसके बाद लैंडसेट 1 हमारे पास कब लॉन्च हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। लैंडसेट 1 हमारे पास 1972 में हुआ, और उसके बाद लैंडसेट 4 हुआ, स्पॉट 1 हुआ, रडार सेट। ये इनके अगर देखना है तो आप इसको मेरे नोट्स में से पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद लैंडसेट TTM प्लस है, और जो 1999 में हुआ। SRTM 2000 में आया, और रडार जो 2 है 2006। मॉडेस लॉन्च हुआ 2002 में। तो ये आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हो। वैसे ही इंडियन रिमोट सेंसिंग में 1920 से चालू हुआ एरियल फोटोग्राफी। उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए इंडिया ने। तो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट जो है 1975 में, फिर इनसेट 1A 1982, इसकी सीरीज चलाई गई। IRS की सीरीज लॉन्च की गई 1A 1B P2। तो ये इनके ईयर वाइज मैंने एक टेबल में बना रखा है, तो आप ये मेरे इस नोट से पढ़ सकते हो। उसके बाद ओशन सेट 1 है, और रिसोर्स सेट 1 है, ये इम्पोर्टेंट है। कार्टोसेट 1 है जो 2005 में लॉन्च। ये चंद्रयान 1 है, कार्टोसेट 2 भी है, राइसेट है, रिसोर्स सेट 2 है। तो ये सारे आप ईयर वाइज देख सकते हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है जो रिमोट सेंसिंग के केस में हमें पढ़ना है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ रेंज भी पूछी जाती है। एक बार हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद हो गया तो हम अपने माइंड में विजुअली हम उसको, जब भी मैं कुछ भी वर्ड बोलूँगा आपको, तो आपके माइंड में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम घूमना चाहिए कि ये कौन सी रेंज की वेवलेंथ कौन से वेव कहलाती है। माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, या फिर विजुअल लाइट है, माइक्रोवेव। मोस्टली हम कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ को यूज़ करते हैं रिमोट सेंसिंग में, तो वो सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि मोस्ट फेमिलियर जो होता है विजुअल लाइट होती है, जो हमारी आइज़ भी हमारे पास देख सकती है उनको, और जो कि आइज़ कन्वर्ट इनकमिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड कन्वे देम टू ब्रेन विच क्रिएट्स पिक्चर इमेज इन आवर माइंड आफ्टर प्रोसेसिंग। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट लाइन आती है हमारे पास रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी जो भी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, वो कोई ना कोई एनर्जी कैरी करके चलती है, तो उस एनर्जी को हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो एब्सोल्यूट जीरो होता है, वो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ज़्यादा है, वो एनर्जी रेडिएट करेगा ही करेगा। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मीन्स 0 केल्विन। 0 केल्विन मीन्स जिसका टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, वो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास एनर्जी को रेडिएट करेगा ही करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास रिमोट सेंसिंग के लिए सबसे एनर्जी का जो सोर्स है वो है हमारे पास सन। तो हमारे पास सन जो है, द सन मे बी एज्यूम टू बी ब्लैक बॉडी विद सरफेस टेम्परेचर अराउंड 6000 केल्विन। तो हमारे पास एक टर्म आया ब्लैक बॉडी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्लैक बॉडी होता क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो व्हेन सन इज यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स फॉर रिमोट सेंसिंग इट इज नोन एज पैसिव रिमोट सेंसिंग, बट व्हेन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज यूज इट इज नोन एज एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग का जो एग्जांपल है रडार और लिडार है। इसमें अब हम देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो मॉडल्स हैं उसके हमारे पास 3 मॉडल हैं। एक है हमारे पास वेव मॉडल, दूसरा है पार्टिकल मॉडल, और तीसरा है हमारे पास डुअलिटी मॉडल, वेव मॉडल एंड पार्टिकल मॉडल का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला मॉडल है हमारे पास पार्टिकल मॉडल। पार्टिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो दिया है न्यूटन ने दिया है, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो लाइट ट्रेवल करती है वो हमारे पास स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स एंड ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट बिहेव्स एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स और corpuscles and travels in straight line. He also knew that light had wave like characteristic based on his experiments. Following are the properties of particle model of electromagnetic energy. इसमें देखते हैं light travels in straight lines, light can be reflected, light can travel through a vacuum. तो ये हमारे पास पार्टिकल मॉडल दिया। फिर दूसरा हमारे पास वेव मॉडल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का मैक्सवेल ने।
According to this theory, light travel like a wave and which has electric and magnetic fields. This model is able to explain phenomena such as propagation, dispersion, reflection, refraction and interference of electromagnetic wave. तो हमारे पास दो मॉडल हो गए, एक दिया है पार्टिकल और दूसरा हमारे पास वेव। तो पार्टिकल के थ्रू चलता है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, न्यूटन ने बोला, और जो वेव मॉडल होता है वो मैक्सवेल ने बोला कि जो लाइट होती है वो हमारे पास वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, न कि एक पार्टिकल के उसमें स्ट्रीम में। और फिर हमारे पास थर्ड मॉडल आया, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट जो ट्रेवल करती है पार्टिकल के थ्रू करती है, पार्टिकल के उसमें करती है, स्ट्रीम में करती है, और दूसरा जो हमारे पास वेव फॉर्म में करती है, कुछ साइंटिस्ट ने बोला। तो हमारे पास बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंट्स बोथ एक्सपर्ट्स वेव एंड पार्टिकल मेकअप लाइट एट द सेम टाइम। तो जो इससे निकल के आया वो हमारे पास वेव पार्टिकल डुअलिटी आया। वेव पार्टिकल डुअलिटी पोस्टुलेट्स दैट ऑल मैटर एग्जिबिट्स बोथ वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टी। Einstein was able to come up with a solution as long as he assumed that energy came in little pieces। जैसे जो छोटी यूनिट होती है एनर्जी की उसे हम क्वांटा कहते हैं, और क्वांटा टू एक्सप्लेन एन ऑफ लाइट, दिस मीन्स द लाइट केम इन लिटिल पीसेस दैट वर नेम्ड फोटोन। तो एनर्जी की जो छोटी यूनिट होती है उसे हम क्वांटा कहते हैं, और जो लाइट की छोटी यूनिट्स होती है उसे हम फोटोन कहते हैं। अब इससे हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन आया वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का है, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे पास रिमोट सेंसिंग के केस में। अब कुछ टर्म्स हैं जो आगे यूज होंगे हमारे पास, जैसे डिस्पर्जन है। डिस्पर्जन मीन्स सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्ड रेज। जैसे कोई भी प्रिज्म लिया, उसके ऊपर वाइट लाइट को हमने किया तो लाइट डिस्पर्स हो जाती है और रेनबो क्रिएट होता है हमारे पास। फिर हमारे पास है दूसरा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज द थ्रोइंग बैक ऑफ लाइट, हीट और साउंड विदाउट एब्जॉर्बिंग इट बाय ए बॉडी ऑफ सरफेस। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रेडिएशन, जो एनर्जी, जो रेडिएशन जा रही है उस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट विदाउट एब्जॉर्बिंग द थ्रोइंग बैक ऑफ लाइट होता है। मीन्स जैसे आई है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे ही लाइट आई और वो रिफ्लेक्ट हो गई तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। इसका मतलब कि एब्जॉर्ब नहीं किया इसने रेडिएशन को। और रिफ्रैक्शन का मतलब है हमारे पास कि कोई भी मीडियम है, जैसे एयर था जिसकी रिफ्रैक्टिव डेंसिटी अलग है, ग्लास हो गया और एयर हो गया वैसे। तो जो भी हमारे पास एनर्जी आई उससे बेंडिंग हो जाती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आई जैसे ऐसे आ रही है, फिर हमारे पास डेंसिटी के बेस पर हमारे पास बैंड हो जाएगी और फिर से ऐसे हो जाएगी। तो इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं कि बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू इनटू अनदर। फिर ब्लैक बॉडी का होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे पास जो कि आगे कई बार यूज होगा। तो ब्लैक बॉडी इज ए मैटर विच एब्जॉर्ब्स ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंसिडेंट अपॉन इट एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट एनी एनर्जी। मीन्स ब्लैक बॉडी वो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर जितनी भी रेडिएशंस गिरती हैं इसके ऊपर, वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, न तो इससे ट्रांसमिट कर पाती है और न ही हमारे पास रिफ्लेक्ट करती है। जितनी भी इसके ऊपर गिरती हैं वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज डिफाइंड एज थर्मल रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी। तो फिर ये जो ब्लैक बॉडी होता है इससे लाइट्स वेव्स जो होती हैं वो एमिट होती हैं, तो उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। वो उसके बाद देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम इसमें, एक होती है हमारे पास वेवलेंथ, दूसरी होती है हमारे पास एम्पलीट्यूड और तीसरी होती है फ्रिक्वेंसी। तो ये 3 चीज़ हम देखेंगे कि ये तीनों चीज़ होती क्या हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैव मैनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी मेक देम वेरी यूनिक एंड एनरिच द साइंस ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ इज़ द डिस्टेंस ओवर विच वेव्स शेप रिपीट्स। मीन्स कोई भी वेव है जैसे हमारे पास कंटिन्यूसली चल रही है, तो जो जैसे क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ, क्रेस्ट मीन्स ऊपर की हाइट और ट्रफ मीन्स नीचे का, तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट की जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, या तो ट्रफ टू ट्रफ या फिर क्रेस्ट टू क्रेस्ट। तो वेव शेप रिपीट होता है हमारे पास
सेम टू सेम ऐसे ही बनता जाता है. इट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय कंसिडरिंग द डिस्टेंस बिटवीन consecutive corresponding points of same phase such as crest or tufts. It means measured in micrometer. माइक्रोमीटर मीटर या मीन्स डिस्टेंस की यूनिट में नापा जाता है इसको. फिर आता है हमारे पास फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑकरेंसेज ऑफ ए रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम. तो हमारे पास ये पर यूनिट टाइम में नापा जाता है. मीन्स कितनी नंबर ऑफ अक्रेंस हो रहे हैं उस वेव के रिपीटिंग इवेंट. तो आप देखोगे जितना ज़्यादा वेवलेंथ रहेगा उतना कम फ्रिक्वेंसी रहेगा, और जितना कम वेवलेंथ रहेगा उतना फ्रिक्वेंसी. मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ. एक इसका फॉर्मूला होता है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू. न्यू मीन्स फ्रिक्वेंसी जो कि हर्ट्ज में मेजर होती है पर सेकेंड, और न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा. तो एच सी बाई लैम्डा. सी के हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट. तो न्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा. वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. फिर हमारे पास थर्ड होता है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड के हमारे पास मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन. जैसे कि ये देख रहे हो सबसे मैक्सिमम जो एक्सटेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं. अब शॉर्ट वेवलेंथ मीन्स जल्दी जल्दी मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम है, और जब डिस्टेंस कम है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी. नंबर ऑफ रिपीटेशन जो इस वेव के होंगे ज़्यादा रहेंगे. तो जो हमारे पास नंबर ऑफ रिपीटेशंस रहेंगे वो इसके ज़्यादा रहेंगे, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी हो गया. और नीचे वाला जो है लॉन्ग वेवलेंथ है तो हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा. अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो देखते हैं. जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा ये परपेंडिकुलर ट्रैवल करेगी, जैसे हम ट्रांसवर्स वेव, इसीलिए हम इसको ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं. दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, तो इन दोनों के बीच का गैप 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. तो ये 3 डायमेंशनल है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं. उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा वेव जो है वो ट्रेवल करेगी. तो विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है. तो ट्रांसवर्स वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में मूव करती है. और साइनोसोडल मीन्स के स्मूथ रिपीटेटिव सक्सेशन ऑफ वेव्स, मीन्स साउंड वेव होती हैं और सिन वेव होती हैं, सारी साइनोसोडल वेव्स होती हैं. फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, वो ट्रैवल वेव मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ट्रैवल कर रही है उसके मैग्नीट्यूड देता है. फिर हमारे पास द वेरिएशन ऑफ फील्ड आर साइनोसोडल, और ये इम्पोर्टेंट है कि द स्पीड at which electromagnetic wave move in vacuum is equal to the speed of light 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. एंड इसमें एक चीज़ और है, अगर इफ़ यू सेंड अ बीम ऑफ लाइट along an axis and ask your friend to measure its speed while they move at different speeds along that axis either in direction of the light or opposite to it, दे विल ऑल मेजर द सेम स्पीड ऑफ लाइट. मीन्स जो वेव ट्रेवल करेंगे वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करेंगे. आप किसी फ्रेंड को बोलोगे मेजर करे तो वो स्पीड ऑफ लाइट के ही इक्वल आएगी, उसकी जो स्पीड आएगी. और अगर हम कोई दूसरी वेव देखेंगे तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो चेंज हो सकती है, वो अफेक्ट कर सकती है. फिर हमारे पास अगला पॉइंट है इफ़ यू मेजर द ट्रेवल टाइम ऑफ अ पल्स. इसका मतलब कि हम उसका डिस्टेंस ही मेजर करें, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है और टाइम से मल्टीप्लाई तो डिस्टेंस निकल जाएगा. फिर हमारे पास है प्लेन कंटिन्यूइंग ई वेक्टर, उसे हम प्लेन ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं. एंड द वेव इज सेड टू बी प्लेन पोलराइज्ड इन द वाई डायरेक्शन. जैसे कि देखा था हमारे पास वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये डायरेक्शन जो है हमारे पास एक्स एक्सिस मान लो, तो जेड डायरेक्शन में वेव हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोलराइज्ड. तो हम ये आगे देखेंगे पोलराइज्ड वेव कौन सी होती है और अनपोलराइज्ड वेव कौन सी होती है. तो जब वो वाई डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है तो हमारे पास पोलराइज्ड प्लेन पोलराइज्ड वेव हो जाएगी हमारे पास. फिर आगे हमारे पास क्या है कि लाइट, यहाँ पर देखते हैं पोलराइज्ड और नॉन अनपोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है. तो लाइट एमिटेड बाय द सन, अ फ्लेम और लैम्प इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट वाइब्रेट इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड क्रिएट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट vibrates in a variety of direction. We can assume the light waves as vibrating in a vertical and
हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर बिलो। तो जो भी हमारे पास कोई भी लैंप ले लो या सन ले लो, वो हमारे पास लाइट्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं देता है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में हमारे पास लाइट्स जनरेट करता है। तो मेनली हम उसको एज्यूम करके चलते हैं कि 2 डायरेक्शन में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने एज्यूम कर लिया। फिर उसके बाद जब वो मीन्स ये तो पोलराइज्ड हो गई कि 2 डायरेक्शन में हो गया या 3 डायरेक्शन में, मल्टी डायरेक्शन में हो गया, तो अनपोलराइज्ड लाइट हो गई। लेकिन अगर हम उसको एक प्लेन पोलराइज कर देते हैं, मीन्स कोई फ़िल्टर लगा देते हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी लाइट। तो या तो वाई एक्सिस में यहाँ पर करवाया गया है, तो वो हमारे पास पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी। तो इसको देखते हैं। व्हेन अ लाइट वेव वाइब्रेट्स इन मोर देन वन प्लेन, इट इज़ नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट। इन पोलराइज्ड लाइट द वाइब्रेशन अकर इन सिंगल प्लेन। तो सिंगल प्लेन में हमारे पास पोलराइज्ड है, और मल्टी डायरेक्शन में या मल्टी प्लेन में जो होगा वो अनपोलराइज्ड लाइट होगा। तो अनपोलराइज्ड लाइट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू पोलराइज्ड लाइट यूजिंग सम फिल्टर, कोई भी फिल्टर, जैसे कोई स्पेक्स यूज कर लिया, एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज पोलराइजेशन। फिर उसके बाद देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, यूज ऑफ पेयर्स ऑफ सन ग्लासेस। जब हम सन ग्लास यूज करते हैं तो वो एलिमिनेट करता है ग्लेयर रिजल्टिंग फ्रॉम सनलाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द वाटर ऑफ अ पॉन्ड इज ए गुड एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी सन से जो देखा होगा कि आप कहीं पे खड़े हो तो कहीं पे स्नो है या फिर कहीं पे कोई पॉन्ड वाटर है, तो जो सन की जो लाइट पड़ती है वो हमारे सीधे आंखों पे पड़ती है और फिर हमें दिखता भी नहीं है। तो मीन्स वो मल्टी डायरेक्शन में अनपोलराइज्ड लाइट है। तो फिर हम इस पर सन ग्लासेस यूज करते हैं जिससे कि वो पोलराइज्ड हो जाती है। तो वो जैसे 2 डायरेक्शन में आ रही है, जो एज में आ रही है, उसको फिर हम इसको एलिमिनेट करते हैं और वाई डायरेक्शन में पोलराइज कर देते हैं उस लाइट को, जिससे कि वो हमारे पास डायरेक्ट हमारी आइज़ पे फॉल नहीं होती है। सो ये एक एग्जांपल है सन ग्लास जो है पोलराइजेशन का। यूज ऑफ पेयर्स of sunglasses to eliminate the glare resulting from sunlight reflecting off the water of a pond is a good example. The glare from the water is a result of concentration of light aligned parallel to the water surface, means horizontal direction में. To block such plane polarized light, a filter must be used which has a vertical aligned polarization axis. तो वो पोलराइज्ड हो जाती है लाइट। तो ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रॉपर्टीज़ देखा और जो भी टर्म्स इसमें यूज होती हैं वो हमने चीज़ देखी। अब हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये मैंने पूरा इमेज के साथ दे रखा है। तो ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और जो भी इसकी यूनिट्स बाकी हैं वो भी हम आगे फॉरवर्ड लेक्चर को कवर करते रहेंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।